गाइस, हाय, दिस इज अभिषेक, योर जानू सर, योर क्या सर, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांत। तो कैसी चले मेरे बच्चों की जिंदगी, कैसे मेरे शेरो शेरनियों। तो ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, सीधा मैं मुद्दे पर आता हूं कि फिजिक्स का पूरे साल के रोड मैप क्या होना चाहिए। और मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं ले रहा हूं, जैसे मैंने कहा 3 से 5 मिनट लूंगा और मुझे सिर्फ 3 चीजें बोलनी है। अगर आपने स्ट्रिक्टली इन 3 चीजों का फॉलो किया तो फिर फिजिक्स में ऐसा कोई टीचर नहीं होगा, ऐसा कोई इन्विजिलेटर, ऐसा कोई एग्जामिनर नहीं होगा जो आपके मार्क्स काट सकते हैं। भाई मौका ही नहीं दिया जाएगा उनको, है ना। और क्योंकि स्पेशली आप इतने जल्दी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप इस वीडियो को अप्रैल के महीने में ही देख रहे हो तो भाई आप, लेट मी टेल यू, 99% बच्चों से आगे हो। क्योंकि मोस्टली ऑल द स्टूडेंट्स जो मैं 3 चीजें कहने वाला वो एंड में ही करते हैं। अगर आप शुरुआत से करने लगोगे तो फिर भाई आपका बहुत भला होगा, एंड में जाके स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होगी और टेंशन कम करना हमारा काम है ना। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला बात जो बताना चाहता हूं मैं आपको कि फिजिक्स में देखिए सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आखिर के 3 महीने में आप पढ़ाई करोगे या तो आखिर के 1 महीने में आप पढ़ाई करोगे। मैं कहता हूं कि भाई आप छोटे छोटे कदम लीजिए और इन छोटे छोटे कदमों से आप बड़े बड़े पर्वतों को हासिल कर सकते हो, है ना। तो करना उतना ही है कि भाई 4 चैप्टर्स है फिजिक्स के, इन 4 चैप्टर्स को आप हर दिन जैसे स्कूल में पढ़ाया जा रहा है आप वैसे ही एक एक करके पढ़ते जाइए। आराम से पढ़िए। स्कूल का समझ नहीं आता तो भाई फिर स्टार्टिंग से यूट्यूब पर वीडियोस देखिए, हमारे चैनल पर वीडियोस देखिए। हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का इंडिविजुअल वीडियो भी है, चैप्टर वाइज वन शॉट्स भी है जहां पर 1 घंटे 2 घंटे के वन शॉट्स हैं, 4-4 घंटे के एनसीईआरटी मैराथन्स हैं, भाई 15-20 मिनट के समरी वीडियोस भी हैं। मतलब आपके एग्जाम्स के लिए, एग्जाम्स के रिविजन के लिए, क्वेश्चन आंसर्स के लिए सारे तरीके के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि भाई 11,000 से ज्यादा वीडियोस इस चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें से भाई आई कैन अश्योर कि भाई 2,500 के आसपास मैंने फिजिक्स के ऊपर वीडियोस बनाए। तो आपके पास कंटेंट का भंडार भरा हुआ यूट्यूब पर फॉर एब्सोल्युटली फ्री, जिनमें से सवाल बोर्ड्स में आते हैं तो आपको थोड़ा करके आपको पढ़ाई करनी है। बेस्ट तरीका मैं बता देता हूं आपको। जब भी कोई चैप्टर आपको पता है कि भाई स्कूल में शुरू होने वाला है, वो स्कूल में पढ़ने से पहले आप यहां पर 15 मिनट का वन शॉट देख कर जाइए, है ना। हमारे चैनल में 15 मिनट का वन शॉट देख कर जाइए। इसका पूरा जो प्लेलिस्ट वगैरह है वो आपको प्रोवाइड कर लेंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेंशन मत लेना आप, ताकि स्कूल में जब टीचर्स पढ़ाए आपको अच्छे समझ में आए। अगर आपको और डिटेल में समझना है तो फिर 1 घंटे का वन शॉट देख कर जाइए। एक तो भाई आपका समझ में आ जाएगा और जैसे स्कूल में पढ़ाई करोगे तो स्कूल में वो रिविजन हो जाएगी। और देखना जब टीचर कोई सवाल पूछेगा और जब आप खड़े होकर सवाल का जवाब दे पाओगे ना, वो कॉन्फिडेंस जो मिलेगा, जो तारीफें मिलेंगी, जो तालियां बजेंगी, भाई उसका तो एक्सपीरियंस अलग ही होता है ना। वो आपका एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए। तो जैसे कहा, एंड मोड में रखे बिना आप हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट फिजिक्स पढ़िए, काफी होता है। टेंशन बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की, जो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये गलती तो मैं भी करता था अपने स्कूल में। और वो क्या है? वो ये है कि फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को मैं देख कर जाता था एग्जाम लिखने। हम भी यही करते हैं, हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के बदले न्यूमेरिकल्स देख देख कर जाते हैं। मैथ्स में भी शायद आप करते होंगे फाइनल एग्जामिनेशन से पहले, है ना। आप मैथ्स का किताब उठा लेते हो और पन्ने पलटते हो आप ऐसे, अरे क्या जवाब लिखा, अरे क्या, मतलब सेंस बनाता है इस बात का। थियरी सब्जेक्ट हो तो भाई आप क्या कहते हैं, पढ़ कर जाइए, रट्टा मार कर जाइए, समझ में आती है। लेकिन फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, वैसे ही मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको आप देख देख कर नहीं जा सकते। वो रट्टा मारने वाला जो चीज है वो 10th में इतना काम नहीं करता बेटा। और अभी से आदत डालोगे तो 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्या होगा? रट्टा मारोगे, नहीं होगा कुछ। समझ रहे हो बात को? तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि भाई अभी से आप पूरे साल आदत डालो कि जब भी कोई न्यूमेरिकल सामने आए फिजिक्स का, वो आप सॉल्व करें, लिख कर सॉल्व करें, ताकि आपके सॉल्यूशंस में स्पीड बदले, आपके कैलकुलेशन का स्पीड बढ़े। क्योंकि एंड बोर्ड में आकर मैंने हजारों बच्चों से सुना हुआ है कि भाई कैलकुलेशन बहुत लेट हो जाती है उनकी, क्योंकि लिखकर प्रैक्टिस नहीं करते थे। देखते थे हाँ भाई 366 प्लस 112 डिवाइडेड बाय 314, हाँ ये जवाब आता है। नहीं भाई, करना है, उसको करने में 5 मिनट लगते हैं। बैंड बज जाती है टाइम मैनेजमेंट की बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले। समझ रहे हो आप? पक्का ना? यकीन करो, अभी के अभी सॉल्व करो। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो मेरे ख्याल से बहुत, और इन दोनों पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना इस बात को। आपको पता है कि भाई आपके क्लास में बहुत टॉपर्स होंगे, शायद उनमें से एक आप होंगे, है ना बेटा। आप टॉपर हो सकते हो, नहीं तो आप टॉपर के दोस्त हो सकते हो, वरना हर दिन जो टॉपर को देखते हैं क्लास में वो हो सकते हो, है ना। तो आपके क्लासरूम में कुछ 2-3 टॉपर होंगे। मान लो अगर आपके स्कूल में 3-4 सेक्शंस हैं 10th के, तो फिर उनमें सब मिलाकर 15 टॉपर्स होंगे। आपके स्कूल में कुल मिलाकर भाई 20-25 टॉपर्स होंगे। आपके जिले में भाई 50-60 टॉपर्स होंगे। आपके स्टेट में भाई 100,000 टॉपर्स होंगे। पूरे देश में लाखों टॉपर्स हैं, है ना। लेकिन 10th में टॉप कौन करता है? तो किसी भी एग्जामिनेशन में टॉप कौन करता है? वो बंदा टॉप करता है या वो बंदी टॉप करती है जो कंसिस्टेंट रहती है।
आप इसी यूट्यूब चैनल को उठा लो, पिछले 5-6 साल से चल रहा है। अगर मान लो कि भाई मैं किसी दिन वीडियो ना डालूं या इस चैनल के कोई भी टीचर्स वीडियो ना डाले तो चलेगा? ये नहीं चलेगा। हर दिन वीडियो डालते हैं हम, और इस चैनल पे हर दिन 6 वीडियोस आते हैं, 6 शॉर्ट्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इसी वजह से बच्चे इस चैनल को इतना पसंद करते हैं। आप इस चैनल को इतना पसंद शायद करते होंगे क्योंकि हम कंसिस्टेंट रहे हैं, हम वैल्यू हर दिन ऐड करते हैं, और वो हमारा काम है। और आपका काम क्या है? कंसिस्टेंटली पढ़ाई करना पूरे साल। और जो बच्चा कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर गया, जो बच्चा कंसिस्टेंटली रिवाइज कर गया, भाई उसका 1 मार्क्स कत्तो नहीं काट सकता कोई, ठीक है? हाँ भाई, सिंपल है बात। 10th ग्रेड में आखिरी 3 महीने में पढ़ लोगे, 1 महीने में पढ़ लोगे तो हो जाओगे, मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। मैं मानता हूं, आपके सीनियर्स भी शायद ये बोलेंगे आपको, मैं मानता हूं पूरा 100% आपके साथ हूं। लेकिन मुद्दा ये है यहाँ पर कि भाई वो जो आखिरी 3 महीने में पढ़ाई करोगे उस वक्त कितना स्ट्रेस होगा यार। स्ट्रेस इमेजिन करो आप, सिलेबस बाकी है, प्रैक्टिस करनी है, परसेंटेज आएंगे नहीं आएंगे, सोसाइटी का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, फ्रेंड्स का प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर। स्टार्टिंग से कंसिस्टेंटली पढ़ोगे तो वो प्रेशर नहीं रहेगा, इंजॉय करते हुए 10th लिखोगे। अब आप फैसला करिए कि आपको मुस्कुराते हुए पेपर लिखना है कि रोते हुए। बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। पूरा वीडियो देखकर जाना ताकि बाकी टीचर्स का रोड मैप आपको समझ में आए। और ये है सिंपल सा रोड मैप मेरा पूरा फिजिक्स का। बाकी सब्जेक्ट वाइज, एकेडमिक वाइज जो करना है आपको, बिल्कुल चिंता मत करो। स्कूल में जो हो रहा है फॉलो करते जाओ, चैनल पे जो हो रहा है उसको फॉलो करते जाओ। ये 3 चीजों को दिमाग में रखते हुए मेरा बस यही रास्ता आपको दिखाना था। बाकी तो हम चैनल पे कर ही लेंगे भाई, और हो भी चुका है 5-6 साल से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पीस। Hello my lovely Protons Army, a very warm welcome to today's session. For those of you who are new over here, this is Nikita ma'am, you can call me Nikki or Nix ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफी अच्छा गया होगा। तो आज के सेशन में मैं आपको ओवरऑल स्ट्रैटेजी बताने वाली हूँ फॉर ग्रेड 10th केमिस्ट्री, जो आप थ्रू आउट द ईयर अगर फॉलो करोगे यू विल डेफिनेटली गेट फुल मार्क्स इन केमिस्ट्री। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है बच्चा पार्टी। तो जो भी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ आज के सेशन में वो श्योर शॉट आप फॉलो करना थ्रू आउट द ईयर एंड यू कैन एक्चुअली गेट मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे, चीजों को हम कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज क्या आती है दिमाग में कि सिलेबस को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से समझना है कि भाई केमिस्ट्री में ग्रेड 10th में कितने चैप्टर्स हैं। टोटल 4 चैप्टर्स हैं। एज सच कोई चेंज नहीं आया है सिलेबस में बच्चा पार्टी, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि आप सिलेबस को अच्छे से समझो कि भाई हाँ, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है? फर्स्ट पॉइंट आपका ये होता है, वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक, ठीक है? अब कौन कौन से चैप्टर है ग्रेड 10th केमिस्ट्री में? 4 चैप्टर जो कि अभी मैंने बोला। फर्स्ट चैप्टर आपका है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चारों चैप्टर में से सबसे इजी चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है? अब जब आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे बच्चा पार्टी, ग्रेड 10th केमिस्ट्री जब आप स्टार्ट करोगे, एक चीज पक्का से फॉलो करना, दैट इज एक्चुअली ब्रशिंग अप योर बेसिक्स, ठीक है? ब्रश अप योर बेसिक्स, क्योंकि अगर आपके बेसिक्स अच्छे होंगे, व्हाट डू आई रेफर हियर फ्रॉम बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री? सिंबल ऑफ एलिमेंट, केमिकल फॉर्मूला मेकिंग, वैलेंसी, ये सारी चीजें अच्छे से आपको क्लियर होगी। ग्रेड 10th में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करते, फिर उनको ग्रेड 10th में स्ट्रगल करना पड़ता है। सो आई एज योर मास्टर टीचर विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप बेसिक्स को काफी अच्छा करना, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर आपका हो गया केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। एसिड बेसिस का जो आपने डेफिनेशन पढ़ा है छोटे क्लास में, आप कुछ एडवांस डेफिनेशन पढ़ोगे, एप्लीकेशन बेस्ड चीजें पढ़ोगे, इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ोगे। वेरी नाइस चैप्टर, ठीक है? अब नेक्स्ट आपका चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक पार्ट में हमें जो बच्चों को दिक्कत आती है, दैट इज इन द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है? वो चीज भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे। एनीवेज सारे चैप्टर्स हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है, तो इस पे आप थोड़ा और ज्यादा ध्यान देना, ठीक है? फिर ये बच्चों का बहुत ही फेवरेट सा चैप्टर रहता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, व्हिच इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है? अब फेवरेट चैप्टर में क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के साथ थोड़ा ज्यादा वक्त बिताना होगा, ठीक है? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। इसमें हम आइसोमर्स, IUPAC,
नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स, रिएक्शंस, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और ये कार्बोनेट कंपाउंड को जो आइसोमर्स, IUPAC और रिएक्शन पढ़ोगे वो आपको 11th और 12th में भी काम आएगा, ठीक है। तो कार्बोनेट कंपाउंड्स अगेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अगर स्टार्टिंग में आपको चीजें समझ नहीं आ रही है, उस चीज को क्लैरिफाई करके आप पढ़ोगे, ठीक है। ये आपके 4 चैप्टर्स है, टोटल अलॉटेड मार्क्स है 25। ये चीज आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चीजों को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड मत करना। एंड व्हेन आई से ब्रशिंग अप योर बेसिक्स, NCERT भैया जी को बिल्कुल भी मत भूलना। NCERT को अच्छे से गो थ्रू करना। आप अपने सीनियर से पूछ लेना इस साल जिन्होंने बोर्ड का पेपर दिया है, जो भी टीचर्स ने, साइंस के टीचर्स ने वेदांतु के चैनल पे पढ़ाया था, डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चंस आए हैं। तो यू कैन डेफिनेटली ट्रस्ट अस ऑन दैट पार्ट, ठीक है। तो ये आप चीज बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड मत करना, बेसिक्स अच्छा करना, NCERT अच्छे से गो थ्रू करना। एक और चीज, NCERT पढ़ लोगे, अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड फॉलो गुड रेफरेंस बुक्स, ठीक है। NCERT भैया को हल्के में मत लेना। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट क्या होता है, मैनेज टाइम इफेक्टिवली। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। कई बार क्या करते हैं बच्चे कि आप स्टार्टिंग से ही एफर्ट नहीं लगा रहे हो, एग्जाम के पहले पढ़ने बैठ रहे हो, ठीक है। नाउ इट्स एक्चुअली योर विश, बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप थोड़ा थोड़ा करके हर दिन पढ़ो हर सब्जेक्ट, ताकि जब एग्जाम आए तो आपको इतनी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। एंड आई वुड सजेस्ट यू बच्चा पार्टी, आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है ग्रेड 10th में, तो आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस देना है, राइट। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल आना चाहिए। 1.5 से 2 घंटे आप एटलीस्ट सब्जेक्ट्स के लिए निकालो, हर दिन कंसिस्टेंटली पढ़ो। नंबर 2 आपका हो गया टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। और आपको इस पर्टिकुलर चैनल में ग्रेड 10th केमिस्ट्री में ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं मिलेगा जो छूटेगा। Everything will be covered line by line. You have to trust me on that, right? You have to trust your teacher. And again, it's a two-way thing. मैं आपको हर कंटेंट दे दूंगी, हर चीज पढ़ा दूंगी, एक्सपेरिमेंट करा दूंगी, बट यू हैव टू ऑल्सो बिलीव इन योरसेल्फ और आपको कंसिस्टेंट मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकेंड चीज क्या है, टाइम मैनेजमेंट की बात आई। चलो, फर्स्ट हो गया ब्रशिंग अप योर बेसिक्स, टाइम मैनेजमेंट। थर्ड, ये चीज आपको नहीं बोलेंगे टीचर्स की रिवाइंड योर ग्रेड 9th, ठीक है। अब ग्रेड 9th मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, सिंबल ऑफ एलिमेंट, ठीक है, वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपके बेसिक्स है बच्चा पार्टी। इसको आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, एग्जाम में पक्का 4 के आओगे, ठीक है। तो जैसे कि एटॉमिसिटी हो गया, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला हो गया, बैलेंसिंग तो अभी आप ग्रेड 10 में पढ़ोगे। सिंबल अच्छे से गो थ्रू करना, बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं कि आप सिंबल इनकरेक्ट लिख रहे हो, केमिकल फॉर्मूला इनकरेक्ट लिख रहे हो। केमिकल फॉर्मूला इनकरेक्ट लिखोगे, पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यू हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि बेसिक्स अच्छे से रिवाइंड करो एंड रिवाइज योर ग्रेड 9th, ठीक है। ग्रेड 9 में जो गलतियां किए हो ईच सब्जेक्ट में उससे सीखो, है ना, एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड विद ग्रेड 10, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या है, स्टे अपडेटेड फ्रॉम द बिगनिंग। नाउ बच्चा पार्टी, मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट ऐसा बोला है कि यू हैव टू गो थ्रू एंड अंडरस्टैंड द सिलेबस रियली वेल फ्रॉम द स्टार्टिंग। अगर आप अपडेटेड हो रहे हो, ठीक है, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर रहे हो, हर चीज को जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसमें क्लैरिफिकेशन ला रहे हो, तो जब आप बोर्ड का एग्जाम दोगे तो आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा, राइट। To keep up with class lectures, assignments and deadlines, stay connected with your teachers and classmates to clarify doubts and exchange study materials. NCERT के अलावा भी अगर रेफरेंस बुक फॉलो कर रहे हो, अच्छे रेफरेंस बुक्स फॉलो करना। ये चीज मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप NCERT के साथ 10 बुक और पढ़ रहे हो। 2 रेफरेंस बुक लो, पर ऐसे रेफरेंस बुक लो जिसके कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के होंगे, ठीक है। क्योंकि ग्रेड 10th में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन भी इंक्लूडेड थे। अभी का एग्जाम पैटर्न में विल टॉक अबाउट इट लेटर, बट हाँ, यू हैव टू ऑल्सो अश्योर कि आप अपडेटेड रहो फ्रॉम द बिगनिंग। डाउट्स आ रहे हैं, क्लियर करो। आपके हर सेशंस होंगे वेदांतु के चैनल पे, उसको अच्छे से आपको देखना है। यू कैन ऑल्सो क्लियर योर डाउट और मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। यूज रिसोर्सेज वाइजली। NCERT के अलावा जो भी रेफरेंस बुक्स यूज कर रहे हो एडिशनल, उसको अच्छे से पढ़ो। जो डाउट आ रहा है टीचर से क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, तो क्वेश्चंस फिर धमाकेदार आपसे बढ़ेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, प्रैक्टिस फ्रॉम द डे वन। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स एनी इंडिविजुअल परफेक्ट। आपने कॉन्सेप्ट सारा पढ़ लिया, हर चीज लाइन बाय लाइन गो थ्रू कर ली, लेकिन आप क्वेश्चन ही प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो वो पर्टिकुलर चीज क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट तो आपको आ जाएगा लेकिन क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो यू हैव टू ऑल्सो मेक श्योर कि आप गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वो आपको चैनल पे मिल जाएगा एम्पल अमाउंट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक क्रिस्टल क्लियर होगा, आप और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। ठीक है, सो आफ्टर कंप्लीटिंग एनी चैप्टर, प्रैक्टिस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइजेस फ्रॉम एनसीईआरटी हो गया, फिर क्वेश्चन बैंक के साथ जाओ। तो ये आपका पूरा पाथवे है कि भाई एनसीईआरटी के पहले क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है, रेफरेंस बुक से तो उसके भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करो, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो जो आपको ऑनलाइन मिलेंगे चैनल पे। अच्छे रेफरेंस बुक में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या है, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ रोट लर्निंग। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट अपना अच्छा करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो आप ना उसे मगअप करने की कोशिश मत करो। कुछ बच्चे रट लेते हैं बिना समझे, दे एक्चुअली गो फॉर क्रैमिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक। फिर वो चीज क्या होता है कि आप एग्जाम में भूल जाते हो, या क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आएगा तो आंसर नहीं कर पाते हो, राइट। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा करना, बेस अच्छा होगा, क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, so if you are stuck with a particular concept, ask your school teacher or friends, even if you can drop your doubts in live class। तो मैंने जैसा कि बोला, इस चैनल पे आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी, सारे रिसोर्सेज कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगे। लाइव क्लासेस में जो हम आपके डाउट्स रहते हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा करना rather than just cramming it out। ठीक है, तो ये आपकी पूरी स्ट्रैटेजी रहेगी। 3 ऐसी गलतियां जो बच्चे करते हैं ग्रेड 10th में, बिल्कुल भी वो आप अवॉइड करना। एक तो मैंने बोला कि सिर्फ रट लेना, क्रैम कर लेना, यू एक्चुअली गो फॉर क्रैमिंग विदाउट हैविंग द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, वो मत करना। एनसीईआरटी को ओवरलुक करते कि भाई एनसीईआरटी तो है नहीं, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आप रेफरेंस बुक्स फॉलो करना। नंबर 3, अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, ये 3 गलतियां बिल्कुल भी मत करना। ग्रेड 10th केमिस्ट्री में मैं इस चीज का दावा करती हूँ कि आपके अच्छे मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, यू विल बी एबल टू परफॉर्म रियली वेल। ठीक है, आई होप आज का सेशन काफी यूजफुल लगा। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम एज वेल। डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बच्चा पार्टी, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी यू वेरी सून। हैप्पी लर्निंग एवरीवन, बाय बाय। Hey says, आप सबके टीचर्स ने अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड रोड मैप आपको बता दिया होगा कि आपको क्लास 10th के लिए प्रिपरेशन कैसे अपनी स्टार्ट करनी है। तो आज इस सेशन में ना आपको मैं बायो से रिलेटेड आपका रोड मैप बताने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि भाई अभी थोड़े दिन पहले ही आपके सीबीएसई ने लेटेस्ट करिकुलम रिलीज किया था, जिसके अकॉर्डिंग आपको अपना पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा इस पूरे एकेडमिक ईयर में, दैट इज द 2024-25। तो अगर मैं पर्टिकुलरली बायो की बात करूँ तो बहुत सारी मिस्टेक्स आप लोग यूजुअली करते हो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो आपको अवॉइड करनी है। तो सबसे पहली चीज मैं आपसे यही बोलना चाहूंगी कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक बुक के साथ, और वो है आपकी एनसीईआरटी। बच्चे ना यूजुअली एनसीईआरटी बुक को काफी नेग्लेक्ट कर देते हैं, उनको लगता है कि एनसीईआरटी में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, बट ये आपका मिसकंसेप्शन है। एनसीईआरटी में जितनी भी लाइन्स हैं, जितने भी डायग्राम्स बने हुए हैं, जितनी भी एक्टिविटीज दी हुई हैं, वो सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जो अपना पढ़ना स्टार्ट करोगे, वो चाहे स्कूल में आपको जो भी पढ़ा रहे हो या मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगी, उसको आपको सेल्फ स्टडी अपनी एनसीईआरटी बुक से ही करना है। सेकंड चीज मैं यही बोलूंगी कि मैंने अभी मेंशन किया सेल्फ स्टडी। देखो, जितना भी पढ़ करके आ जाओ कोचिंग से, स्कूल से, हमसे, आपको वो सारे टॉपिक्स खुद से एक बार जरूर पढ़ने पड़ेंगे, सेल्फ स्टडी जरूर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं होता कि कभी कभी आपको क्लास में बैठे बैठे वो सारी चीजें समझ में आ गई है, लेकिन आपको वो पर्सनल लेवल पे समझ आई है कि नहीं आई है। तो वो पर्सनल लेवल पे समझ आई है कि नहीं आई है, ये आपको खुद से सेल्फ स्टडी करके चेक करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। बच्चे यूजुअली सेल्फ स्टडी अवॉइड करते हैं, उनको लगता है कि मतलब जो मैं कोचिंग में पढ़ के आया हूँ, जो मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, या जो मैं ऑनलाइन बैचेस में पढ़ रहा हूँ, वो उतना मेरे लिए ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक बार सेल्फ स्टडी
जरूर करनी पड़ती है आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए। और बायो के लिए तो मैं स्पेशली बोलूंगी क्यों, क्योंकि भाई बायो में तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है जिसको आपको मेमोराइज भी करना पड़ता है और आपको समझना भी पड़ता है। अब समझना इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके जो सीबीएसई बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं क्लास 10 के, वो मोस्टली क्वेश्चंस उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड आते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब ये होता है कि जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, अगर उसका आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वो क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको थोड़ा कंसेप्ट पे फोकस स्टार्टिंग से ही रखना ज्यादा जरूरी है, रैदर देन रट्टू तोता की तरह उसको मेमोराइज करना। थर्ड चीज मैं बोलूंगी जो अक्सर बच्चे जिससे डरते हैं, और वो है बायो के डायग्राम्स। बायो में जितने भी डायग्राम्स मैं आपको कराऊंगी या खुद भी आप जब फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे होगे तो उसके डायग्राम साइड बाय साइड डेली 10 मिनट के लिए प्रैक्टिस करोगे, आपके डायग्राम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएंगे। क्योंकि भाई बायो इज ऑल अबाउट डायग्राम। बायो में अगर आप डायग्राम नहीं ड्रॉ करके आओगे तो आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे? ये आपके सीनियर से आप चाहो तो पूछ सकते हो कि मैम हमेशा उनको बोलती थी कि डायग्राम्स पे फोकस जरूर रखो, क्योंकि डायग्राम्स से ना क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। तो भाई ये तो बिगनिंग का हो गया कि आपको स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर से करना है, सिलेबस के एनालिसिस करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअली में पढ़ना क्या क्या है। बायो की बात करूं तो आपके 5 चैप्टर्स आ जाएंगे बायो में, और फर्स्ट चैप्टर उसका रहेगा लाइफ प्रोसेस का, जिसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी। वो एनसीईआरटी से भी पढ़ाऊंगी आपको, इवन आपके स्ट्रैटेजिक सेशंस भी रहेंगे, लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड क्विजेस भी हम प्रैक्टिस करेंगे, कॉम्पिटेंसी भी प्रैक्टिस करेंगे। ये हर एक सेशंस के लिए और हर एक चैप्टर के लिए आपका चलेगा। फोर्थ नंबर पे आपको मैं ये बताऊंगी कि आपको सैंपल पेपर्स को अवॉइड नहीं करना है। ये आपका काफी लेट में चलेगा कि सैंपल पेपर्स कब आपको प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना है। उससे पहले आपका रहेगा थ्योरेटिकल पोर्शन कि उसको समझने पे ज्यादा फोकस करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग पे आप ज्यादा फोकस रखना रैदर देन उसको मेमोराइज करने पे। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपसे यही चीज बोलूंगी कि मतलब बच्चे ना ज्यादातर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते हैं। आप बहुत सारे अपने सीनियर से पूछोगे ना तो उनको आप उनसे पता चलेगा आपको उनसे कि मतलब जो एग्जाम्स होते हैं वो बहुत ही इजी आते हैं। क्लास 10 के एग्जाम्स जो बोर्ड्स वाले थे वो भी काफी इजी आते हैं, लेकिन ये उन बच्चों को इजी लगते हैं ना जो कंसिस्टेंटली डेली ही पढ़ाई करते हैं। डेली पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप 6-6 घंटे 7-7 घंटे पढ़ाई करो, बट 1-2 घंटा भी आपने प्रॉपर टाइम देकर के अपने आप को सेल्फ स्टडी कर लिया ना, बस मोर देन एनफ होता है वो आपका। तो क्या करना है, आपको कंसिस्टेंटली स्टडी करना है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर से। धीरे धीरे करके चीजें पढ़ते रहोगे टाइम टू टाइम, तो इतना ज्यादा पाइल अप नहीं हो जाएंगी चीजें आपकी लास्ट में जब बोर्ड एग्जाम आएगा, क्योंकि टाइम तो आपके पास लिमिटेड है। बोर्ड तो अपने अकॉर्डिंग टाइम पे ही होगा, ये तो नहीं है कि तुमने प्रिपेयर नहीं किया तो मैं बोर्ड्स लेट करवाऊंगा, ऐसा तो हो नहीं का। तो इसीलिए आपको कंसिस्टेंटली ही पढ़ाई करनी है। और बायो में तो भाई बच्चों को एक प्रॉब्लम बहुत फेस करनी पड़ती है बायो में। सबसे पहली चीज तो मैंने आपको बताई डायग्राम की। डायग्राम डेली प्रैक्टिस करना है, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दूसरी प्रॉब्लम उनको ये फेस करनी पड़ती है ना कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, सबको वो रटने लग जाते हैं। तो रटो, मेमोराइज आपको करना पड़ेगा। ये मिथ है एकदम कि मतलब रटने से कुछ नहीं होगा, रटना तो पड़ेगा भाई, बायो में तो आपको रटना पड़ेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट के साथ साथ आपको मेमोराइजेशन करना है। कंसेप्ट को समझ करके रटोगे तो आंसर्स प्रॉपरली फ्रेम कर पाओगे, प्रैक्टिस कर पाओगे। और लास्ट में आपको मैं यही बोलूंगी कि हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना वेदांतु 9, 10, 10 चैनल को, क्योंकि इसी एक पर्टिकुलर चैनल पे आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के, मैथ्स की सबकी चीजें प्रैक्टिस हम ही लोग करवाने वाले हैं, आपकी बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेकर के एंड ऑफ द ईयर तक आपकी। और अगर मैं लास्ट में आपकी बुक्स की बात करूं, जो आप बहुत कंफ्यूज रहते हो कि मैम कोई रेफरेंस बुक्स लेनी है कि नहीं लेनी है, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना रहता है, तो देखो रेफरेंस बुक ले सकते हो, लेकिन पहली प्रायोरिटी अपनी एनसीईआरटी बुक्स को ही रखना। उसके बाद आप लोग एनसीईआरटी बुक्स के बाद कोई रेफरेंस बुक प्रेफर कर सकते हो, लेकिन रेफरेंस बुक पे ज्यादा रिलाय मत करना। बेटर है कि आप एनसीईआरटी बुक्स पे ज्यादा रिलाय करो कंसेप्ट को समझने के लिए। अगर आपको कोई क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो हमारे चैनल पे आपको हम सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। और उसके अलावा भी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप ओसवाल की बुक, एग्जाम आइडिया की बुक्स प्रेफर कर सकते हो, लेकिन ये मिड ऑफ द सेशंस में, जब आपके टर्म 1 स्टार्ट होंगे या फिर आपके टेस्ट वगैरह स्टार्ट होने वाले होंगे। अभी से ही इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, बेसिक से स्टार्ट करो, एकदम सिलेबस को चेकआउट करो कि कितने टॉपिक्स हैं बायो में, हमें उनमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, और स्टार्ट करो अपने चैप्टर 1 की रीडिंग के साथ। और मैं आपको एक गोल्डन टिप यही दूंगी कि जब स्कूल में कोई चीज पढ़ाई जा रही है या फिर मैं आपको यहाँ पे कुछ भी पढ़ाऊंगी, तो उससे पहले अपने आप से एक बार वो चैप्टर जरूर रीड कर लेना, ताकि जब मैं आपको वो चीज समझाऊं, वो टॉपिक पर्टिकुलर समझाऊं, तो आप एकदम ब्लैंक बन करके मुझे देखते नहीं रहो या सेशन अटेंड नहीं करो। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या सेशन में मैंने बताया, आपको क्या क्या मैंने
एक्सप्लेन किया, तो आप वापस से जब सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको उस चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो अब आप समझ गए होगे कि आपका पूरा स्टार्ट ऑफ द ईयर से लेकर एंड ऑफ द ईयर तक मैं आपके साथ कैसे आपकी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ बायो से रिलेटेड। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप इस चैनल को वेदांतु 9th एंड 10th को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपसे कोई भी एकेडमिक सेशन हमारा मिस आउट ना हो। चलो तो मिलते हैं अब, बाकी आपके सारे टीचर्स आपको अपने अपने सब्जेक्ट्स के रोड मैप बताने वाले हैं। बाय बाय। सीबीएसई ने अपना साल 2024-25 का सिलेबस रिलीज कर दिया है और ऐसे में अब आपके मन में ये सवाल होगा कि यार हम इस साल अपनी मैथ्स की प्रैक्टिस किस तरीके से करें, हमारा जो रोड मैप है वो किस तरीके से होना चाहिए। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके पूरे साल भर के रोड मैप की, कि आपको किस पॉइंट पे कौन सी किताब से प्रैक्टिस करनी है मैथ्स में और कैसे आप लोग पूरे साल भर अपनी प्रैक्टिस करोगे, कब आपको पीवाईक्यूज करने हैं, कब आपको सैंपल पेपर करने हैं। तो हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हालचाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतु क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रोड मैप ऑफ ईयर 24-25 के बारे में, ठीक है। तो यार सबसे पहले बात करते हैं सीबीएसई के सिलेबस की। तो सिलेबस के ऊपर मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी सैंपल पेपर एनालिसिस को लेके, है ना। आपके बाकी टीचर्स ने भी बनाई होंगी, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखना एक बार, ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि यार हमारा जो सैंपल पेपर जो सिलेबस है वो किस तरीके का सिलेबस है, हमारे पास कौन से चैप्टर्स है, कौन सा पोर्शन डिलीटेड है। क्योंकि कई सारे बच्चे अभी भी पुरानी बुक्स यूज करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज पढ़नी है और कौन सी चीज हमें स्किप करनी। फिर अगर मैं बात करूं बुक्स की, तो यार आपके पास जो बुक्स होती हैं सीबीएसई रिकमेंड करती है आपके पास दो किताबें। सबसे पहली किताब सीबीएसई रिकमेंड करती है आपके पास एनसीईआरटी। सबसे पहले आप लोगों को हर एक चैप्टर को एनसीईआरटी से जरूर करना है। एनसीईआरटी का हर एक सवाल, एनसीईआरटी की हर एक लाइन आपको ढंग से पढ़नी है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैथ्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मैथ्स में बस प्रैक्टिस करनी होती है, बट मेरा मानना है यस मैथ्स इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, बट उसके साथ साथ अगर आप लोग थ्योरी को भी समझते हो, मैथ्स की थ्योरी को भी पढ़ते हो, जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए जाते हैं आपके पास एनसीईआरटी बुक्स में चैप्टर के स्टार्टिंग में या फिर किसी भी क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, तो वो जो एग्जांपल्स होते हैं वो आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं मैथमेटिक्स को, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप रियल लाइफ से मैथ्स को कनेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको चीजें सीखने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आप उन थ्योरीज को जरूर पढ़ना करें। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन इंक्लूडिंग एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे एग्जांपल को स्किप करते हैं, बट हमें एग्जांपल स्किप नहीं करने। तो मेक श्योर यार कि आप लोग एग्जांपल्स जरूर करें, आप लोग हर एक एक्सरसाइज का हर एक पार्ट जरूर करें और थ्योरी भी जरूर पढ़ने की कोशिश करें। तो ये तो बात होती है कि जो सीबीएसई रिकमेंड करती है आप लोगों को किताब, एक एनसीईआरटी। फिर बात करते हैं कुछ रेफरेंस बुक्स की। रेफरेंस बुक्स में आप लोगों के पास बहुत सारी किताब है। सीबीएसई आप लोगों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी रिकमेंड करती है। बाकी उसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी रेफरेंस बुक्स है, जैसे आपके पास आर.डी. शर्मा है, आपके पास आर.एस. अग्रवाल है, या फिर टुगेदर विद मैथ्स है। बहुत सारी किताबें, आप इन सभी किताबों में से कोई भी एक किताब आप परचेज कर सकते हैं। आप उस किताब को परचेज करो और साथ के साथ, जैसे मान लो आपके पास मैथ्स का कोई चैप्टर रियल नंबर, आपने रियल नंबर किया या फिर नंबर सिस्टम किया, कोई भी बुक अगर आपने किया, उसके बाद आप लोग उस रेफरेंस बुक से उस सेम चैप्टर को आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें। अब यार आर.डी. शर्मा अगर मैं बात करूं, आर.डी. शर्मा इतनी मोटी किताब होती है, तो क्या भैया हमें सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, क्या हमें सारे सवाल करने चाहिए? नहीं। जब मैं अपना 9th-10th ग्रेड में हुआ करता था, तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपना एग्जांपल्स मैंने इन रेफरेंस बुक्स के फॉलो किए। तो आप लोग भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करो। आपने एक चैप्टर खत्म किया, उसके बाद आप आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल में जंप करो और उसके सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स को आप लोग सॉल्व करो। बाकी के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। उससे आपकी सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रैक्टिस हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया क्या रेफरेंस बुक्स करना जरूरी है, क्या सिर्फ हम एनसीईआरटी से 90+ स्कोर कर सकते हैं या 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो यार, आप बिना रेफरेंस बुक्स के भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको क्वेश्चंस तब तक समझ नहीं आते जब तक वो सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रैक्टिस ना करें। तो सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की और वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए ये रेफरेंस बुक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेक श्योर कि आप लोग ये रेफरेंस बुक्स जरूर करना। उसके बाद जब आपका ये रेफरेंस बुक्स खत्म हो जाएगा, तो यार बहुत सारे बच्चे होंगे जो इन रेफरेंस बुक्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, हमारे इस चैनल पे मैं एक सीरीज लेकर आता हूँ विच इज कॉल्ड एज VIP सीरीज, जिस सीरीज में मैं आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के टॉप क्वेश्चंस, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को करवाता हूं।
आप उन सीरीज को जरूर फॉलो करना। अगर आप बुक्स अफोर्ड नहीं कर सकते हो, एनसीईआरटी तो खैर सबके ही पास होती है, लेकिन रेफरेंस बुक्स अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो यार वेदांतु आप लोगों के साथ है। आप लोगों को दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को करवाऊंगा टॉप क्वेश्चंस, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन सभी बुक्स के। उसके अलावा यार प्रैक्टिस की भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे बहुत सारी सीरीज होती है। जैसे अगर मैं बात करूं उमंग सीरीज की, तो उमंग हमारा वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है जिसमें मैं बेसिक से हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज सेशन करवाता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं पॉलिनोमियल्स की, तो पॉलिनोमियल्स में मैं पहले आपको इंट्रोडक्शन समझाता हूं पहले सेशन में, 40-50 मिनट में 1 घंटे का सेशन होता है। उसके बाद मैं आपको उस दूसरे टॉपिक पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में सिखाता हूं। फिर उसके बाद मैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलग अलग किताबों में आपको देखने को मिलते हैं, उन टाइप के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता हूं। तो अगर आपके पास रेफरेंस बुक्स खरीदने का पैसा नहीं है तो आपको दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल को अगर आपने साल के शुरुआत से फॉलो कर लिया एंड तक, तो आपको इतने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे कि आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज हो गया यार बुक्स के बारे में। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर मैं आप लोगों को PYQs करवाता हूं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो मैं सेशंस, जैसे एक चैप्टर हमारा खत्म हो गया, उसी चैप्टर के बाद मैं आपको 15 या 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा उस पर्टिकुलर चैप्टर के, जिसमें आपको पिछले सालों में आए गए उस चैप्टर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें एक आइडिया मिलता है कि यार आप लोगों के पास क्वेश्चंस किस टाइप के आने वाले हैं। और अगर आपको एक बार ये आइडिया मिल गया कि आपके पास किस टाइप का क्वेश्चंस आने वाला है, तो फिर आपको आगे की स्ट्रेटेजी भी उसी तरीके से करनी पड़ती है। उसी तरीके से आपको अपनी आगे की प्लानिंग भी करनी है। उसके बाद यार एंड में मैं आप लोगों को, जब आपके प्री बोर्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे या फिर जो हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस टाइम पे, उस ड्यूरेशन में मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट पेपर करवाता हूँ 3 घंटे का प्रॉपर टाइमिंग के साथ। उससे क्या होता है कि आप लोगों का टाइम मैनेजमेंट का इशू सॉल्व हो जाता है। कुछ बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि भैया 3 घंटे में हमारा पेपर सॉल्व नहीं हो रहा है। उस मॉक टेस्ट पेपर को करने से, इतने मॉक टेस्ट पेपर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि, और इसी चैनल पे होता है, सारा कुछ इसी चैनल पे होता है, तो इतने मॉक टेस्ट पेपर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि बच्चों के कमेंट्स अगर आप हमारी वीडियोस में देखोगे ना, तो वो कहते हैं कि भैया हमारा 2 घंटे में पेपर खत्म हो गया। पहले हमारा 3 घंटे में भी खत्म नहीं होता था, लेकिन अब हमारा 2 घंटे में पेपर खत्म हो गया। और जो क्वेश्चंस आपने करवाए हैं सेशन में, वही क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में है। क्योंकि यार एग्जामिनर जो होता है ना, वो बिकॉज वी हैव दैट मच ऑफ एक्सपीरियंस, मैं पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देगा और किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं मैक्सिमम, है ना। तो उन सभी टाइप के क्वेश्चंस की हम इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि वो जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना आपके पास, वो सब हलवा लगने लग जाते हैं। तो यार ये हमारा पूरे साल भर का रोड मैप रहने वाला है इस चैनल के ऊपर। मेक श्योर कि आप लोग इस चैनल से जरूर जुड़े रहना। उसके अलावा बीच बीच में बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हम लोग उनको मोटिवेशनल सेशंस या फिर बहुत सारी लाइक स्ट्रैटेजीज, किस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे ये सेशन भी स्ट्रैटेजी का ही है कि आपको पहले एनसीईआरटी करना है, एनसीईआरटी के साथ साथ आपको आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, कोई भी रेफरेंस बुक आपको फॉलो करनी है, किस तरीके से पढ़ना है वो भी मैंने बता दिया। उसके अलावा यार एक बहुत जरूरी चीज ये है कि अगर आप लोग साल के शुरुआत से थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, एंड में आपके पास बर्डन उतना नहीं बचेगा। तो साल में आपको शुरुआत से ही थोड़ा चीजें करके करना है। जैसे इस चैनल पे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा 1 घंटे का डेली एक सेशन होगा लगभग, है ना। आप वो 1 घंटा अगर पढ़ लोगे तो आपका मैथ्स का सारा प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगा। आपको 1 घंटे से ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपने उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया है साथ के साथ, तो फिर सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की आप लोगों के पास प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो यार यस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी make sure do like, share and subscribe this channel for these type of amazing videos. Hello students, so I am going to be your English master teacher for this year and my name is Ocean. तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इंग्लिश के लिए बेसिकली मैं आपकी कैसे तैयारी कराने वाली हूँ इस अपकमिंग सेशन के लिए। तो आप सबको पता है कि इंग्लिश में देखो आपको 4 मेजर सेक्शन की तैयारी करनी पड़ती है, लिटरेचर, रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर। और इंग्लिश की तैयारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं कि लिटरेचर के लिए तो सीबीएसई की एफिलिएटेड बुक्स हैं, बट व्हाट अबाउट ग्रामर, रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको टॉपिक्स प्रोवाइडेड हैं और अब इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन कहीं पर भी से भी आ सकता है। सो इंग्लिश में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स का स्ट्रॉन्ग होना और आपकी अच्छी प्रैक्टिस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो
इसी को ध्यान रखते हुए मैं आपकी पूरी तैयारी कराऊंगी। जहां सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से उन्होंने इंग्लिश के लिटरेचर सेक्शन में भी अब रट्टाफिकेशन पर फोकस करना बंद कर दिया। मतलब गॉन आर द डेज की जब आप रट कर पोम को समझ के या चैप्टर को समझ के आंसर्स लिख आते थे। अब क्वेश्चंस जो आते हैं वो इन्फ्रेंस बेस्ड आते हैं कि अगर राइटर ने कुछ लिखा है तो उसमें से आपका कंक्लूजन क्या है। तो जब भी हम कोई लिटरेचर का चैप्टर या पोम करेंगे तो हम उसकी थीम्स, लिटरेरी डिवाइसेस, इन सब पे अच्छे से फोकस करेंगे जहां से आपसे क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं। साथ ही साथ हम मेजर कैरेक्टर स्केचेस, उनके कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस भी करेंगे, डायरी एंट्री बेस्ड क्वेश्चंस या स्पीच रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे जो कि लेटेस्ट सीबीएसई के पैटर्न के हिसाब से है। इस ईयर का अगर आप बोर्ड का पेपर भी उठा के देखो तो उसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स इसी टाइप के थे। सो व्हेनेवर यू पिक अ चैप्टर और अ पोम विद मी, हम उसको अच्छे से समझेंगे, उसके सारे के सारे थीम्स, लिटरेरी डिवाइसेस, कैरेक्टर स्केचेस पे जाएंगे और फिर क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करेंगे जो कि बियॉन्ड एनसीईआरटी होगा। जब भी हम रीडिंग, राइटिंग या फिर ग्रामर सेक्शन की तैयारी करेंगे तो हम हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारे रूल्स को पढ़ेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे एज पर लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न एंड पीवाईक्यूज एज वेल। और ये सारी की सारी तैयारी करा के सिलेबस करवाने का वादा मेरा आपसे है कि मैं नवंबर के फर्स्ट वीक या अक्टूबर तक कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि नवंबर में आपके फर्स्ट प्री बोर्ड होते हैं जहां पे आपका पूरा सिलेबस आता है। तो एक बार आपका सिलेबस नवंबर तक कंप्लीटेड है, नवंबर के बाद हम फोकस करेंगे सारे के सारे लेटेस्ट सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक पेपर्स को प्रैक्टिस करने के लिए, रिविजन्स को प्रैक्टिस करने के लिए। और इन्हीं सब के साथ साथ बीच बीच में मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स भी बताती रहूंगी कि अगर आपको इंग्लिश के किसी भी एस्पेक्ट में प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, या आपको कौन सी यूनिक वोकैबुलरी या फ्रेजेस का इस्तेमाल करके अपने इंग्लिश में 95 प्लस या 100 मार्क्स लेकर आने। तो अगर आपका भी इंग्लिश के लिए इरादा है पक्का और आपको मेक श्योर करना है कि आपके अच्छे मार्क्स आए, तो ओशन मैम के साथ इंग्लिश की तैयारी करना मत भूलिएगा वेदांतु 9th and 10th चैनल पर। हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर वी विल बी डूइंग एन एंटायर रोड मैप ऑफ एसएससी फॉर द 2025 बैच, उन बच्चों के लिए जो 2025 में अपना बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं। वीडियो को जल्दी से थम्स अप दे दो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आज से लेकर टिल द एंड ऑफ 2025 जो आपका एकेडमिक ईयर का एंड है, तब तक जो वीडियोस इस चैनल पे आएंगी, स्पेशली जो मेरी वीडियोस आएंगी, वो सोना होंगी और आपको ये मिस नहीं करना है। तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूरा रोड मैप कि एसएसटी पढ़ना कैसे है, किस तरीके से आप मेरे साथ पूरा एसएसटी पढ़ोगे जिससे आपका सिलेबस बाय अक्टूबर खत्म हो जाए, क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और इसका 40% भी फॉलो कर लिया ना, तो बस आप जो हो टॉपर हो गए एसएसटी के अगले, है ना। अभी से अपनी स्पीच रेडी कर लो, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। ऑलराइट, नाउ गाइस, एसएसटी की बात करें तो 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ईच इज अलॉटेड 20 मार्क्स। ऊपर नीचे सीबीएसई करती रहती है हर साल, बट ईच इज लाइक ऑफ द सेम वैल्यू, है ना, सेम उसका वेटेज है। एसएसटी हम कैसे पढ़ने वाले हैं इस चैनल पे? पहले हम हिस्ट्री से शुरू करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में काफी लंबे चैप्टर्स हैं, है ना। हर एक चैप्टर को जब मैं शुरू करूंगी उसका एक डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनेशन पहले आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल 1 वीक में अगर मैं 4 क्लासेस लेती हूँ तो एक क्लास 45 मिनट्स टू 1 आवर होगी, है ना। तो एक हफ्ते में मैं आपसे 4 घंटे मांगती हूँ मैक्सिमम, है ना। उस 4 घंटे में हम पूरा आपका एक चैप्टर खत्म करेंगे। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ, आपको मेरा ये थोबड़ा नहीं देखना, इतनी सुंदर तो मैं हूँ नहीं जो मुझे देखोगे, है ना। आपको क्या करना है, वीडियो को देख देख के, वीडियो को पॉज कर करके अपने नोट्स बनाने हैं। अगर आपने ये फॉलो किया ना फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द ईयर, जैसे मैं आपको कह रही हूँ, एट द एंड ऑफ द ईयर आप ऐसे कहोगे थैंक यू मैम, आपके वजह से बिल्कुल आराम से बिना मेहनत किया हम एसएसटी में मार्क्स ला पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, साल के शुरुआत से, है ना, जब मैं वीडियो में आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ, वीडियो को पॉज कर करके अपने नोट्स बनाने, और नोट्स थोड़े फैला फैला के बनाना। क्यों? क्योंकि जो अगला पार्ट आएगा वो आएगा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। फिर आपको क्या करना है, एनसीईआरटी की किताब खोलनी है खुद से, एनसीईआरटी को गो थ्रू करना है कि कोई पार्ट छूटा तो नहीं जो मैंने नहीं पढ़ाया हो। अगर ऐसा है, वैसे होगा नहीं, तो आप उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो, है ना। तो फैला फैला के नोट्स लिखने का ये फायदा होता है। अगर मैं आपको बोलूँ कि यार ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट से ये क्वेश्चन आता है, तो आपको क्वेश्चन भी लिख सकते हो अपने नोट्स में, है ना। तो उससे नोट्स आपके कॉम्प्रिहेंसिव बन जाएंगे। फिर आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी आपको चैनल पे मिलेंगे अलॉन्ग विद द पीडीएफ, तो आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कर लोगे। उसके बाद जो है उस चैप्टर के 10 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू चैनल पे आएंगे।
अब ये पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप चैप्टर के साथ साथ करते रहो। तो जब भी आपका चैप्टर खत्म हो, आपने अपने नोट्स बना लिए, फिर उसके पीछे जो है आप या तो सिर्फ 10 क्वेश्चंस लिख लोगे और उसका PDF जो मैं आपको दूंगी डाउनलोड कर लोगे, या आंसर्स के साथ जो है उसको रिवाइज करोगे, आंसर्स खुद लिखोगे जिससे आपका रिविजन हो जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने चैप्टर वाइज PYQ उसका कार्यक्रम साल के शुरुआत से ही करना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया, तो साल के एंड में आपको बहुत आसान लगेगा। उसके बाद हम लोग MCQ प्रैक्टिस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वीक ऑफ दैट चैप्टर, जिसमें हम 20 से 50 क्वेश्चंस करेंगे हर चैप्टर के MCQ, जिसमें असर्शन रीजन होगा, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होगा, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो एक तरीके से आपका MCQ प्रैक्टिस भी मैं आपको करा दूंगी। तो रेफरेंस बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई विल मेक यू डू शुड बी इनफ, ठीक है। एंड फिर फाइनली चैनल पे आएगा 1 शॉट वीडियो उस चैप्टर का, जो 20 मिनट का वीडियो होगा, जिसको देख के आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। सो दैट इज गोइंग टू बी द फ्रेमवर्क फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ SST। एंड मेरा एम है बाय सितंबर एंड टिल द टाइम वी कम टू अक्टूबर आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है, अलॉन्ग विद PYQs, अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट MCQs, NCERT सोल्यूशन, सब कुछ। अब आपको क्या करना है? पहला, कंसिस्टेंसी। आपको इंश्योर करना है कि आप मेरे हर एक क्लास में आओ। आपको इंश्योर करना है कि हर एक क्लास में जो मैंने आपको बोला उस तरीके से पढ़ो। ये नहीं मेरा थोबड़ा देख रहे हो और सोच रहे हो चैप्टर हो गया, नोट्स बना रहे हो। बहुत जरूरी है कि जो आपने नोट्स बनाए उसको आप विद इन 24 आवर्स रिव्यू करो। अगर आप ये नहीं करते और अगला चैप्टर आ जाता है, उसका अगला चैप्टर आ जाता है, तो पुराने चैप्टर्स बैकलॉग बन जाते हैं, जो एक ब्लैक होल है जिसके निकलना बड़ा मुश्किल होता है ना। तो ये जो आपका बैकलॉग है, इससे आपको बचना है। यू हैव टू मेक श्योर कि हर एक चैप्टर आपका खत्म होता रहे, आप उसी टाइम उसको रिव्यू करते रहो, 2 हफ्ते बाद भी उसको रिव्यू करो। उससे आपका चैप्टर रिटेन भी अच्छी तरह होगा, आपको मजा भी बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। मेक श्योर कि आप मैनेज करो अपने टाइम को। मैं आपको 4 घंटा मांग रही हूँ आपका हफ्ते में, ज्यादा नहीं है। वैसे ही हर एक सब्जेक्ट की कुछ डिमांड्स होंगी, उस हिसाब से यू हैव टू मैनेज योर टाइम। 24 घंटे देखो बच्चों सबके पास होते हैं ना 24 घंटे, है ना। पूरी दुनिया घूम जाती है 24 घंटे में। 24 घंटे में बिल गेट्स के पास भी होते हैं, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के पास भी, और हमारे पास भी है। हम कैसे इस वक्त को इस्तेमाल करते हैं वो हमारे हाथ में है। क्या हम उसको वेस्ट करते हैं, है ना, बेकार की चीजें करने में, बेकार की बातों में पढ़ने में, या हम अपने आप को फोकस कराते हैं। तो मेक श्योर दैट यू आर फोकस्ड। याद रखना, क्लास 10th में आखिरी में भी पढ़ के बच्चे अच्छे मार्क्स ले आते हैं, लेकिन वो बच्चे ना 11th 12th में बहुत ज्यादा टक्कर खाते हैं, क्योंकि उनको आदत नहीं होती पढ़ने की। तो आदत डाल लोगे ना अगर पढ़ाई में मजे की, तो 11th 12th में भी आपको बहुत काम आएगा और आपको बोर्ड एग्जाम देने में भी बहुत मजा आएगा, ठीक है। So these are some basic things that you have to remember for this year. हिस्ट्री की बात करें तो हम फोकस करने वाले हैं क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स पे, उस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, और अगर आपने चैप्टर को इवेंट्स के थ्रू समझा तो आपको चैप्टर जल्दी याद भी होता है। ज्योग्राफी में इस बार हम मैप्स पे फोकस करेंगे और जनरल क्वेश्चंस पे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम इस बार काफी ज्यादा ट्रिकी आया था व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी। ट्रिकी इसलिए नहीं था क्योंकि क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, बट ट्रिकी इसीलिए था क्योंकि उन क्वेश्चंस में आपको 5 मार्कर के आंसर्स लिखने थे। तो उस तरीके से हम पढ़ेंगे। सिविक्स की अगर बात करें तो उसमें आपको डेफिनेटली जो है अपने नोट्स बनाने चाहिए। कोई भी सिविक्स का चैप्टर क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग करेंगे कि यार ये वाला सिविक्स एक बार समझ लिया तो उसमें क्या 5-6 क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसको नोटबुक में लिखो, काम खत्म। एंड इकोनॉमिक्स जो है काफी इंटरेस्टिंग है, काफी ज्यादा जरूरी है क्लास 10 में, तो उसको भी हम अच्छी तरीके से करेंगे 1 शॉट वीडियो के थ्रू एज वेल एज डिटेल एक्सप्लेनेशन के थ्रू, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फिनिश योर क्लास 10 सोशल स्टडीज सिलेबस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ टू स्टार्ट विद योर एकेडमिक ईयर, है ना, और वो शुरू होने वाला है इस चैनल पे। यू डू नॉट नीड टू मिस इवन 1 सिंगल वीडियो जो चैनल पे आएगी। हर एक वीडियो मोती होगी आपके लिए, हर एक वीडियो में बहुत मजा आएगा, मजे से मैं आपको पढ़ाऊंगी, है ना। तो जस्ट आई प्रॉमिस यू, साल के शुरुआत से साल के एंड तक मैं आपका हाथ पकड़ के आपको बोर्ड एग्जाम्स तक ले जाऊंगी, है ना। आपको बहुत अच्छा लगेगा एग्जाम देके। बस मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग दैट have said. Watch every video, even if you're watching वीडियो जो लाइव नहीं है, जो बाद में आप लाइव नहीं देख पाए, तो उसको फास्ट स्पीड में देख के देखो जरूर, और अपना सिलेबस इस तरीके से मेरे साथ खत्म करो। साथ में पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। सो दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू बी फॉर सोशल स्टडीज एंटायर रोड मैप, ठीक है। कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। हाउ एक्साइटेड यू आर। डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप, शेयर एंड सब्सक्राइब।